गुड इवनिंग। आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन कथनों की पहचान करें। कथन स्टेटमेंट ए, इसकी चर्चा संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 44 के तहत नीति निर्देशक तत्व के रूप में की गई है। स्टेटमेंट बी, शाह बानो बेगम बनाम मोहम्मद अहमद खान, सरला मुदगल बनाम भारत संघ तथा सायरा बानो बनाम भारत संघवाद में समान नागरिक संहिता की पैरवी की गई। स्टेटमेंट सी, इससे कानूनों का सरलीकरण होने के साथ साथ लैंगिक न्याय व समाज के संवेदनशील वर्गों को संरक्षण नहीं मिल पाएगा। स्टेटमेंट डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा स्टेटमेंट डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आइए समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को। तो समान नागरिक संहिता की मांग बहुत पहले से की जा रही है। समान नागरिक संहिता के मांग के पीछे उद्देश्य क्या है? तो समान नागरिक संहिता देश के राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए एक समान कानून की पैरवी करता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में वर्णित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की भावना को मजबूत करने की सफल पैरवी करता है। आइए बात करते हैं स्टेटमेंट ए की। इसकी चर्चा संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 4 के तहत नीति निर्देशक तत्व के रूप में की गई। सही है। 1D एग्जाम्स में पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 और भाग 4। ओके। स्टेटमेंट बी भी हमारा सत्य है। स्टेटमेंट बी में उल्लिखित इन वादों को संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। शाह बानो बेगम बनाम मोहम्मद अहमद खान वाद 1985। इसमें इंदौर की एक मुस्लिम महिला शाह बानो के द्वारा राजीव गांधी सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट से पति से सेपरेशन के बाद, चाहे वह सेपरेशन पति की मृत्यु से हो या फिर तालाक के द्वारा हो, एलिमोनी की मांग की गई थी कि न्यायालय के द्वारा यह फैसला दिया गया कि इद्दत का मांग यानी पति से सेपरेशन के बाद भरण पोषण की मांग सही है, और ऐसे में समान नागरिक संहिता महिलाओं के मौलिक अधिकार तथा धार्मिक रूप से इनके साथ होने वाले भेदभाव पर अंकुश लगाएगा। सरला मुदगल बनाम भारत संघवाद 1995 में माननीय न्यायालय के द्वारा यह फैसला दिया गया कि अगर कोई हिंदू पति अपनी पत्नी के रहते हुए धर्मांतरण के बाद भी अगर दूसरी पत्नी करता है तो वह अमान्य है। यह कृत्य महिलाओं के साथ पक्षपात और उनके मौलिक अधिकार का हनन करता है। ऐसे में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड
इनके साथ होने वाले एक पक्षपात पर अंकुश लगाएगा। सायरा बानो बनाम भारत संघवाद 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम कम्युनिटी में प्रचलित 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक करार देते हुए इसे अमान्य घोषित कर दिए और निकाह हलाला एवं पॉलीगैमी जैसे मुद्दों को एड्रेस नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। इससे कानूनों का सरलीकरण होने के साथ साथ लैंगिक न्याय, समाज के संवेदनशील वर्गों को संरक्षण नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल मिल पाएगा। इससे कानूनों का सरलीकरण होगा। कैसे होगा, आइए समझते हैं। जो हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू समाज है, उसमें देखिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उत्तराधिकार अधिनियम एवं दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956, पारसी विवाह अधिनियम 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम 1937 और इसी तरह से ईसाइयों के लिए भी ईसाई विवाह अधिनियम 1972। ये अलग अलग धर्म के लिए, अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग नियम हैं, कानून हैं। और तो और अलग अलग धार्मिक समुदायों में कुछ रीति रिवाज हैं, उनकी कुछ परंपराएं हैं जो कि मौखिक है, लिखित नहीं है, परंपरा पर आधारित है। ऐसे विस्तृत कानूनों को, ऐसे विविधतापूर्ण कानूनों को अगर समान नागरिक संहिता के रूप में सूत्रबद्ध किया जाता है तो इससे न्याय को समझने में और जो भेदभाव है उसको खत्म करने में मदद मिलेगी और राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने में, देश प्रेम को बढ़ाने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट कथन ए, इसे 2006 में पहली बार WEF द्वारा जारी किया गया। स्टेटमेंट बी, यह रिपोर्ट 4 क्षेत्रों के आधार पर जारी किया जाता है। स्टेटमेंट सी, रिपोर्ट में जहां 0 पूर्ण असमानता को वहीं 1 पूर्ण समानता को दर्शाता है। स्टेटमेंट डी, 0.643 स्कोर के साथ भारत का स्थान 127वां है। ऑप्शन नंबर 1 ए, बी एवं सी, ऑप्शन नंबर 2 बी, सी एवं डी, ऑप्शन नंबर 3 ए, बी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी एवं डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी एंड डी। चारों स्टेटमेंट सत्य है। आइए बात करते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गठन 1971 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया, आपको ध्यान में रखना है। और यह रिपोर्ट 4 क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था में भागीदारी और राजनीतिक भागीदारी के आधार पर जारी किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है, इस रिपोर्ट में आइसलैंड,
टॉप पर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।